हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड जितनी भी टेक्स्ट और एग्जांपल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है उनको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उन पे भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो एग्जाम्पल 1.1 आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा और इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सबसे पहली चीज आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अगर वही नहीं पता तो क्वेश्चन समझ के भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। मतलब अब इस चीज का बहुत मतलब है कि आप इस लाइन से चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, हमें गिवन लिखना होता है बोर्ड्स में, तो आपको दिया है 20% C2H6O2 बाय मास। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन है तो जो भी उसका टोटल मास होगा उसमें हमेशा 20% मास का इनपुट हमेशा इथाइलिन ग्लाइकोल का होगा। तो जब भी इस तरीके से आपको कभी भी दिया हो तो आप यहाँ अज्यूम कर लें कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टू बी 100 ग्राम। तो यहाँ से क्लियरली आप मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि सॉल्यूशन के मास का 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 100 का 20% 20 ही होता है, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। और क्योंकि बोला गया इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जिक्र नहीं है तो अक्सर वो सॉल्वेंट हम वाटर मान लेते हैं। सो मास ऑफ वाटर 100 माइनस 20 80 ग्राम्स आ गए। तो सॉल्यूशन को बनाने वाले जो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी आ गई है, उनकी क्या क्या मास है, वैल्यूज है, वो आपने डिकोड कर लिया है। तो अब आपको यहाँ निकालना है मोल फ्रैक्शन। अब अगर आप मोल फ्रैक्शन को जानते हो तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपको निकालना है तो आपको वहां पे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अब पर मुझे तो क्वेश्चन है मास गिवन है, इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर मुझे यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले मुझे मोल्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? मोल्स। तो सबसे पहले लेट्स वर्क ऑन कैलकुलेटिंग मोल्स। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल के गिवन मास की बात करोगे तो वो 20 आपके पास है। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास, एक कार्बन का 12 होता है तो दो कार्बन का 24, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का 6, 24 प्लस 6 30, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32, तो ये टोटल 62 आएगा। और जैसे ही आप इनको डिवाइड करेंगे इट विल कम 0.322 मोल। वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं मोल्स ऑफ वाटर की। सो मोल्स ऑफ वाटर भी सिमिलरली गिवन मास अपॉन मोलर मास करके निकाल लेंगे। गिवन मास क्वेश्चन में 80 है, मोलर मास की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर का मोलर मास आपको पता होगा 18 होता है एंड इट विल कम 4.444 मोल। अब अगर मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन निकालना इज नॉट अ वेरी बिग डील। सो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको जो पहला फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, इट विल बी 0.322 अपॉन 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444। तो अगर हम जैसे ही यहाँ पर बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन 0.068 आएगा और यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला है। बट अगर आपको लगे यार मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कोई पूछ ले तो आप सिंपली बता सकते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर मेरे को एक का पता है दूसरे का निकालना है तो उसको 1 में से हम जस्ट माइनस कर दें। सो 1 माइनस 0.068, 1 माइनस 0.068, इट विल कम 0.932, इट विल कम 0.932। सो आपने बड़ी अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे आंसर्स निकाल लिए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.068, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपका आ गया। अब यही जो सारी चीजें इसको लाइन टू लाइन आप इसी तरीके से अरेंज कर देंगे तो बोर्ड वाले एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको सब कुछ यहाँ पता चल रहा है, कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, किस तरीके से डाली गई है। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन कमांड और आपको यहाँ पे फुल में फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोलैरिटी
of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. Again solution जब भी start करेंगे we will start with given. अब given क्या कह रहा है कि एक NaOH का solution है. अब NaOH का solution है तो हमें mass of NaOH दिया है और मास ऑफ NaOH दिया है तो आपको पता चल रहा होगा ये NaOH आपका सल्यूट की तरह बिहेव करेगा. इसका दे रखा है 5 ग्राम. और दूसरा मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए बोर्ड में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, मैं लिख रहा हूँ, आपको पूरा पूरा लिखना है. 450 ml दिया है. अब क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है आपको मोलैरिटी निकालनी है तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि वॉल्यूम यहाँ ml में नहीं लीटर में होगा. तो 450 ml को मैं लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करता हूँ तो 0.45 लीटर. दूसरी चीज मोलैरिटी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो हमको मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में. तो अगर मेरे फॉर्मूले को, अगर जो मेरा ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अगर मैं मेरे गिवन से मैच करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है, बट अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे मोल्स भी पता होने उतने ही जरूरी हैं. तो इसका मतलब अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो नाउ माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू कैलकुलेट मोल्स. सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे ऐड करने हैं तो इसका फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा. गिवन मास कितना है 5. मोलर मास अगर NaOH का, तो NaOH की अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. इट विल बी 40 ग्राम पर मोल. सो 5/40 जैसे ही करेंगे इट विल बी 1/8 मोल. इट विल बी व्हाट 1/8 मोल. तो अगर यहाँ पे मोलैरिटी के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रख दें सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1/8 अपॉन 0.45. 0.45 और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.278 मोलर आएगा. सॉल्व करने के लिए 8 डिनोमिनेटर में चल जाएगा. ठीक है, अगर मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा इधर सॉल्व कैसे करना है, आपको एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी. सो जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे सो 100 विल कम इन न्यूमरेटर, 8 विल गो इन डिनोमिनेटर एंड इट विल बिकम लाइक दिस. आप कट करिए 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 2 की टेबल में 4 टाइम्स जाता है 50, फिर अगेन 5 की टेबल में 10 टाइम्स, 9 टाइम्स. सो मोलैरिटी कम्स एज 10/32. 10/32 उसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर 0.278 मोलर आएगा. तो डायरेक्ट आप बिल्कुल, जब आप डायरेक्टली बोर्ड्स में आपको कहीं पर भी कैलकुलेटर ये नहीं मिलता तो बिल्कुल आप इस तरीके से एक दो स्टेप सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो कैलकुलेशन बड़ी सफाई से करनी है, कैलकुलेशन में ही गलतियां होती हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप जिसको भी अपनी पेन कॉपी लेके बैठे आप इसको पॉज करके वीडियो को अपना नोट डाउन कर सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन. अगेन बहुत सिंपल सी चीज, आपसे क्या पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी. कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मैंने कहा ठीक है लिखते हैं, पर उससे पहले गिवन लिख लेते हैं. सो गिवन हमारा कुछ ऐसा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन. आपको क्लियरली पता इन इसका ना इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डाला जा रहा है तो इथेनोइक एसिड सॉल्यूट हो गया और बेंजीन सॉल्वेंट हो गया. सो मास ऑफ इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COOH ये आपका 2.5 ग्राम है. 2.5 ग्राम है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, यस ये हो गया. और अगर हम बात करें मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ये आपका 75 ग्राम है. तो हमको निकालना क्या है मोलैलिटी. अब अगेन मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का अगर ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगेन हमारा मोल्स अननोन है. तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है एसिटिक एसिड, निकाला जाए तो इसके लिए हमें गिवन मास अपॉन मोलर मास का सहारा लेना पड़ेगा. मास ऑफ CH3COH पता है, मोलर मास हम खुद निकाल सकते हैं. कैसे, क्योंकि हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास पता होता है, सबको इंडिविजुअली जोड़ना है, मोलर मास आ जाएगा. जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन टोटल 4 है तो टोटल 4, फिर से कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन 2 है तो 32. जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 60 ग्राम पर मोल आएगा. क्या आएगा आपका आंसर 60 ग्राम
पर मोल आपका आंसर आएगा। सो गिवन मास बाय मोलर मास की जगह अगर आप रखेंगे तो विल बी व्हाट 2.5 डिवाइडेड बाय 60। पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10। नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब 2 थोड़ा सा कैंसिल करते हैं 5 की टेबल में। 5 टाइम्स 12 टाइम्स, तो इट विल बी 5 बाय 120 मोल। नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व नहीं करते, फॉर्मूले में रखते हैं। तो जैसे ही फॉर्मूले में रखा तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 5 बाय 120, और क्योंकि सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए तो 75 को 1000 से हम डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा। सो 5 इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 75। तो 5 इंटू 100, तो 5 की टेबल में 75 कितनी बार जाता है आप सबको पता होगा, 15 बार जाता है। अगेन अगर हम बात करें तो 5 की टेबल में 120 टाइम्स जाता है और 15 3 टाइम्स जाता है। 2 से कैंसिल आउट करना स्टार्ट करूं तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स जाता है और ये 5 टाइम्स जाता है। सो मोलैलिटी इज 5 बाय 9। अगर आप इसको देखोगे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 9 की टेबल में 5 जाता नहीं है, तो आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ क्या आ गया 0। 9 5 जा 45। अगेन आपका 5 बचा तो 0.55 कितना आ गया आपके पास 0.55 मोलल। 0.55 मोलल आपके पास आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो भी मिलेगा, गिवन कैसे लिखना है, कैसे चीजों को एक रिप्रेजेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिलेगा। थोड़ी सी जगह अपने पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, आपको वहाँ कॉपी में स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के नीचे एक एक स्टेप को दिखाना है, बस इतना सा फर्क है। इतना सा आप ध्यान रख लेंगे आपका सारा काम हो जाएगा। तो देखिए आपके जो तीनों एग्जाम्पल्स आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बेस्ड थे उसको हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, पक्की बात है। वेरी गुड वेरी गुड। एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब अपन बढ़ते हैं इंटेक्स क्वेश्चन की तरफ। तो इंटेक्स के अंदर जो सबसे पहला 1.1 है आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत जरूरी है। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 ग्राम of CCl4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलके बन रहा है और उनका आपको मास गिवन है और आपको जो टोटल मिक्सचर बन के तैयार हो रहा है उसमें बेंजीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको परसेंटेज में आपको एसेस करके बताना है। तो सबसे पहली चीज गिवन लिखते हैं, गिवन से हमारा बहुत काम सॉर्टेड हो जाता है। सो गिवन में हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ बेंजीन दैट इज 22 ग्राम, फिर उसके बाद मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज 122 ग्राम। अब बात करते हैं किसकी, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन की। सबसे पहले तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन में क्या आएगा फॉर्मूला, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसके मास को टोटल मास से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कर दीजिए। तो मास ऑफ बेंजीन 22 हो गया, टोटल मास अगर आप देखेंगे तो 22 प्लस 142 होगा इनटू 100। तो जैसे ही 22 को 22 प्लस 122 होगा, जैसे ही 22 को 144 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर 15.2% आएगा। क्या आएगा, 15.2% आएगा। सिमिलरली अगर आप चाहें तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर आप 100 में से माइनस करके भी बता सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों से मिलके टोटल मिक्सचर बन रहा है। सो 100 माइनस 15.2, तो जैसे हम करेंगे तो ये हमारे पास 84.8% आ गया। तो आपके पास मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन 15.2 और मास परसेंटेज ऑफ CCl4 84.8% आ गया है। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग
30% बाय मास इन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो कुल मिला के अगेन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन दिया है और मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आपको 30% दिया है वेट बाय वेट, और आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है। तो वही वाली बात है, दिया आपको मास परसेंटेज के टर्म्स में, पूछा आपको मोल फ्रैक्शन है। तो जब तक आपको बेटा ये जो मास परसेंटेज वाली लाइन है इससे इंफॉर्मेशन डिकोड करना नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी इस तरीके से मास परसेंटेज दिया है मैं हमेशा बोलता हूं अज्यूम करिए कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टू बी 100 ग्राम एंड उसके अंदर से मास ऑफ बेंजीन, क्योंकि 30% हमेशा होगा टोटल मास का, सो मास ऑफ बेंजीन विल बी 30 ग्राम। 100 ही क्यों लिया है? क्योंकि 100 का मास परसेंटेज निकालना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। ठीक है, ऐसे ही मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा हमारा 70 ग्राम। अब क्योंकि देखिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जरूरत से जरूर हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो मोलर मास की बात करें तो बेंजीन का मोलर मास 78 ग्राम होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास की बात करें, किसकी मोलर मास की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, आइए देख लेते हैं। 35.5 को 5 से 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 142, जिसमें कार्बन का 12 जोड़ेंगे सो 154 आ जाएगा। एक मिनट, ये लाइन कहाँ से आई, इसको हटाया जाए। 154 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो अब अपन को सिंपली क्या करना है, पहले इंडिविजुअल मोल्स निकाल लेते हैं, और मोल्स निकाल लिए तो मोल फ्रैक्शन निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। सो मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या है गिवन मास 30, इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 78 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करोगे बेटा, 78 से। तो जैसे ही 30 को 78 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.38। कितना आएगा, 0.38। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स निकालिए, सेम गिवन मास अपॉन मोलर मास करिए। वहां पर आपको क्या करना है, 70 को 154 से करना है, तो 70 डिवाइडेड बाय 154 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.45। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए हमें मोल्स ऑफ बेंजीन को टोटल मोल्स, जैसे मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ किससे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बीच में क्षमा चाहते हैं, वापस आ गए अपन। तो मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे 0.38 प्लस 0.45, तो ये 0.38 डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.45, तो 0.38 प्लस 0.45 करेंगे तो 0.83 आएगा बेटा। कितना आएगा, 0.83 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 38 डिवाइडेड बाय 83, तो ये आएगा अगेन 0.45, 0.45। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया हमारे सामने, 0.45 आ गया। सो आई होप आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे हमने कैलकुलेट किया, कैसे हमने गिवन निकाला, कैसे हमने फिर एक एक करके मोल्स निकाले, फिर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में वैल्यू डाली, और किस तरीके से हमने फिर फाइनल आंसर निकाला, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझ लिया है। इज दैट ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इंटेक्स के क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, जहां हमको मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, और हमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया, 30 ग्राम एक कंपाउंड दे रखा है 4.3 लीटर सॉल्यूशन में, उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज गिवन चलती है। सो गिवन के अंदर क्या होगा, मास ऑफ जो भी हमारे पास कंपाउंड है, कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस .6H2, ये 30 ग्राम दे रखा है। क्योंकि मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे पता है कि मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। सो मोलर मास भी मैं अभी ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। कोबाल्ट का मोलर मास कितना होता है, वैसे क्वेश्चंस में गिवन होगा, वैसे 58.9 होता है।
प्लस नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 हैं तो 28 अपन करेंगे, प्लस आप क्या कर दीजिए ऑक्सीजन 6 हैं तो 6, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 का 96 हो जाएगा। फिर से देखिए 12 हाइड्रोजन है तो 12 ऐड कर दीजिए, प्लस अगेन 6 ऑक्सीजन है तो टोटल 6 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 96 होगा। जोड़ेंगे तो ये आपका 290.9 ग्राम आएगा। तो जरूरत पड़ेगी मोल्स की, ठीक है, इसलिए निकाला। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4.3 लीटर है। तो अब मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए मुझे मोल्स की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूट की, तो मैं अलग से निकाल लेता हूँ। सो मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 30 को डिवाइड कर दे हम 290.9 से, तो जैसे ही 30 को डिवाइड करेंगे 290.9 से तो ये आएगा हमारे पास 0.103, 0.103। तो जैसे 0.103 आ गया तो अब हम क्या कर लें, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि वहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा, और वॉल्यूम ध्यान रखें लीटर में हो। तो 0.103 को डिवाइड करना है 4.3 से, तो जैसे ही 4.3 से डिवाइड किया, जैसे ही 4.3 से डिवाइड किया तो मोलैरिटी 0.023 मोलर या मोल लीटर इनवर्स हमारे सामने आ गई बड़ी आसानी से। देखिए ठीक है, समझ में आया। बी पार्ट की बात करें तो जो क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें ये बोला है कि एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, अगर वो अभी वो 30 ml है तो उसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर है। अब अगर उसको मैं डाइल्यूट कर देता हूँ 500 ml तक, तो बताइए उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो जब भी किसी भी एक सॉल्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पे डाइल्यूट किया जाता है तो उनकी मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, तो हमको रिलेशन पता है। सो वी नो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो M1 कितना है 0.5 है, V1 है 30, M2 हमको निकालना है और V2 है 500। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से M2 क्या आएगा 0.5 इंटू 30, ओहो 30 का 300 लिख दिया, ऐसी गलती नहीं करनी है, इसीलिए मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर ही बदल जाएगा 500। पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया एक और जीरो, इसमें कितनी बार गया देखिए 1000 बार चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया तो 0.03 मोलर आ गया। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे पास दोनों पार्ट फटाफट से सॉल्व हो गए। बोर्ड में इस तरीके से लिख के आएंगे, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, बट सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, जहां यूनिट है वहां यूनिट लगानी है, यूनिट नहीं लगाएंगे तब भी आधे मार्क्स कटेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, मूव करते। तो नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो वाह भाई वाह, अभी तक हमको क्या देता था, आगे से सॉल्यूट का मास देता था या मोल्स देता था, सॉल्वेंट का कुछ मास देता था और कहता था मोलैरिटी निकालो। हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते थे मोलैरिटी का, जहां पे जो रिक्वायरमेंट फील्ड्स थी उसको फिल करते थे और आंसर। इस बार उल्टा कर दिया कि इस बार कह रहा है कि हम आपको मोलैरिटी देते हैं और आप बताइए अगर इतनी मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए कितना सॉल्यूट का मास परचेज करना पड़ेगा। मैंने कहा वेल एंड गुड, तो अगेन गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन से स्टार्ट करेंगे तो गिवन में आपके पास मोलैलिटी ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन 0.25 मोल kg इनवर्स दिया हुआ है, वेल एंड गुड। उसके बाद यही जो एक्वस सॉल्यूशन इसका मास कितना है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg दिया हुआ है। हमको निकालना है कि कितना यूरिया घोलेंगे तब जाके इस मोलैलिटी का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने कहा मोलैलिटी का फॉर्मूला, सो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, वो भी केजी में होगा। अच्छा, तो मैंने कहा मोल्स को हम गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन मास निकालना है, मोलर मास तो किसी का भी कभी भी निकाला जा सकता है। तो हमने कहा अगर यहीं पे सारी वैल्यू प्लेस कर दे तो एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। तो ठीक है, सो मोलैलिटी कितना हो गया 0.25, गिवन मास हमको निकालना है। मोलर मास पोटेशियम आयोडाइड का अगर आप देखोगे तो 127 में एक बार 39 जोड़ के देखिए, 7 और 9 16 होता है, 32516 होता है और 166 हो गया, और मास कितना दे रखा है 2.5।
तो जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो गिवन मास इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5 इंटू 166। ओहो, पोटेशियम आयोडाइड का तो मोलर मास लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, और पोटेशियम आयोडाइड क्यों ले रहा हूं मैं? देखिए क्या ब्लंडर, तो ऊपर वाला याद रह गया बच्चों, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड नहीं है, यहाँ यूरिया है, वही सोचे यूरिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यूरिया का मोलर मास 60 होता है, माय मिस्टेक, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। गड़बड़ी देख रहे हो, यही हबड़ दबड़, यही बात कर रहा हूँ, यही इम्पेशेंट आप बोर्ड के एग्जाम में भी होंगे। आगे क्वेश्चन का दिमाग में रह गया तो आप कोई वैल्यू कहीं डाल दोगे, आपका पूरा आंसर बेटा गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो, आपके सामने एकदम क्लियर। जब 3-4 क्वेश्चन लगातार कर रहे होते तो गलतियां हो जाती है, कहीं का कहीं याद रह जाता है। सो मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल होता है। तो अब सॉल्व कर दे इसको, तो इसका हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 जाएगा, इसको हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो 25 से 625 होता है, 25 इंटू 25 625, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750, नीचे 100 है, तो 3750 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 गया। सो मास ऑफ यूरिया जो 0.25 मोलर का 2.5 केजी सॉल्वेंट के साथ सोल्यूशन बना देगा, वो मास है 37.5 ग्राम। वो मास कितना है, 37.5 ग्राम। सो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और सिली मिस्टेक देखो, जैसे अभी आपके सामने हुई है, सिली मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो कितना ज्यादा हमको यहाँ पे फोकस लगता है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सब पूछ डाला भैया। तो अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki ऑफ द डेंसिटी 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki निकालना है, ऑफ द डेंसिटी, ए ऑफ हटा देते हैं, द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml। तो हमने कहा अच्छा ए पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन। अब गिवन लिखना अगर चाहेंगे तो गिवन कैसे लिखेंगे बताओ, गिवन हमारा क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ Ki दे रखा है, तो जब भी मास परसेंटेज में दिया होता है तो क्या अज्यूम करने को बोलता हूं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया जाए, 100 ग्राम मान लिया जाए, और मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ Ki जो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है वो 20 ग्राम। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जिक्र नहीं है तो उसको वाटर मान लें, सो मास ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है वो 80 ग्राम होगा। अब मुझे निकालना है क्या है, मोलैलिटी। मुझे क्या निकालना है, सबसे पहला मोलैलिटी। सो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। अब मोल्स क्या हुआ, गिवन मास, मोलर मास चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है देखो 80, केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन मास है 20, ऊपर आपके पास आ गया 1000, मोलर मास Ki का भी मैंने आपको 166 ऊपर निकाल के बताया था, इंटू 80, इंटू 80, ये सॉरी लाइन ठीक कर दे, हाँ, इंटू 80। तो 20 में 80 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा कि नहीं, 4 में ये कितनी बार जाएगा, 250 टाइम्स जाएगा कि नहीं। तो ये आपके पास 250 डिवाइडेड बाय 166 आ गया। तो जैसे ही 250 को 166 से करेंगे तो ये 1.50 कितना आ गया। तो मोलैलिटी जो आई है वो मोलैलिटी कितनी आई, 1.50 मोल Kg इनवर्स। वेरी गुड, एक पार्ट सॉल्व, बढ़िया। अब बात करते हैं बी, अब निकालना है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे कहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता।
शायद उसी वॉल्यूम को हम निकाल सकें, इसीलिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.202 ग्राम पर ml दिया, क्योंकि इसी डेंसिटी का अगर मैं यूज कर ले जाऊं तो हमें मालूम है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको लाइन टू लाइन लिखना है नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मास अपॉन डेंसिटी 1.202, तो ये 83.19 ml आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लीटर में कर लेंगे। अब आ जाते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, भैया फॉर्मूला पूरा लिखना है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम कितना है 83.19, लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 टपक से ऊपर, गिवन मास 20, 1000 ऊपर पहले से, नीचे कितना आ गया मोलर मास 166, 83.19। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहें, क्या करना चाहे, सॉल्व करना चाहें, तो अगर 1000 को 83.19 से डिवाइड कर देते हैं तो 12.02 आएगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 166 से डिवाइड, तो ये हमारा 1.45 मोल लीटर इनवर्स आएगा। आप करके देख सकते हैं, मैथ्स है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अब बोर्ड में पेशेंसफुली सॉल्व करना, आपके पास आ गया। तीसरा आपको क्या निकालना है बेटा, तीसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको मोल्स चाहिए, तो आप क्या करिए, मोल्स ऑफ के आई अलग से निकाल लीजिए और मोल्स ऑफ वाटर अलग से निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ के आई 20/166 गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोल्स ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा बोर्ड में, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं लिखा, आप लिखेंगे, और 80 डिवाइडेड बाय 18 आएगा। तो जैसे ही 20 को 1666 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.12, और जैसे ही 80 को 18 से करेंगे तो ये 4.44 आएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई हमें निकालना है तो मोल्स ऑफ के आई को हमें टोटल मोल्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोल्स ऑफ के आई 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44, तो 0.12 और 4.44 मतलब 4.54 हो गया, 4.56 हो गया, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 12/456 0.026, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई केम 0.026। तो अगर के आई का मोल फ्रैक्शन आ गया तो आप वाटर का भी निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके, बट हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई ही पूछा इसलिए हमने यहाँ तक निकाल दिया। अब आप देखिए मेरा एक एक चीज कितने अच्छी तरीके से अपन ने किया है, हर एक चीज मेंशन की है, कैलकुलेशन कैसे हो रही है, आंसर को बिग ब्रैकेट में बंद किया है, जिससे अगर इस चीज को कोई भी एग्जामिनर अच्छे से देखता है उसको समझ में आएगा कि कोई भी स्टेप क्यों किया गया और एक स्टेप या दूसरा स्टेप क्या मीन करता है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो हम लोगों ने देखिए बच्चों पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स बेस्ड एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल थे उसको कंप्लीट कर लिया है। सो अब नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं जहां पर हम लोग सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हेनरी लॉ के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और पास्ट ईयर्स में जो अच्छे क्वेश्चंस बने उनको डिस्कस कर रहे होंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स। सो आई होप आपको अब पूरा समझ में आया होगा, और पेन कॉपी लेके बैठना था, एक ही क्वेश्चन खुद से देखिए, बिना देखिए पॉज करके देख करके करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आपका भला होगा।